हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया, देखो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो स्टेप में पूरी होती है। एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और एक प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखिए, हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया प्रारंभ की थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हमने स्टार्ट की थी और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 4 पॉइंट है, 4 बिंदु है, वो हमने पढ़ लिए थे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के 4 पॉइंट कौन कौन से थे, क्या क्या हमने पढ़ा है, वो मैं एक बार वापस से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा उसका उत्तेजित अवस्था में आना। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा और वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा कि जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की गई है उस ऊर्जा का उपयोग जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन में प्रयोग किया जाता है, यानी जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन। अब जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा तो दूसरी प्रोसेस क्या होगी कि जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन। अब देखिए, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन, तीसरा यहाँ पे होता है NADPH2 का निर्माण, जिसे अपचायक शक्ति भी कहा जाता है, और फोर्थ पॉइंट होता है ATP अणु का निर्माण। आज हम नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया ही चल रही है अभी हम प्रकाशिक अभिक्रिया में और चीजें पढ़ेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, दूसरा पॉइंट स्टार्ट ही नहीं, अभी तो फर्स्ट पॉइंट में ही है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। हम आप बात करेंगे यहाँ पे, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आज हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ेंगे, लाल पतन। ये डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये एक तो हम डेफिनेशन है लाल पतन, एक हम पढ़ेंगे इमर्सन। इमर्सन, वर्गीकरण तथा प्रकाश तंत्र, ये पॉइंट्स जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, इसके इंग्लिश वर्ड क्या क्या होते हैं। एक तो लाल पतन यानी रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप। इमर्सन, वर्गीकरण, इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन वैज्ञानिक का नाम है, इमर्सन इफेक्ट। और प्रकाश तंत्र को बोलते हैं फोटो सिस्टम। देखिए, अब मैं आपको इन तीनों जानकारी में सबसे पहले हम जो बात है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तीनों जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इमर्सन एक वैज्ञानिक है। इमर्सन और उसके साथियों ने प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि जब पौधों को 680 या उससे अधिक की 680 से अधिक विकिरण की तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को प्रोवाइड करवाया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। देखो, समझ में आनी चाहिए बात कि देखिए, जैसे हम बात करें कि पादप है, पादप, चलो मैं बोल के बताता हूं एक बार कि पादप प्रकाश संश्लेषण में निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण में 680 या उससे उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करते हैं तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि यह जो दर है वो किससे रिलेटेड है, लाल क्षेत्र से, प्रकाश विकिरण की लाल क्षेत्र से संबंधित है।
अतः इसे क्या नाम दिया गया है, रेड ड्रॉप या लाल पतन। देखिए लाल पतन की डेफिनेशन समझ में आई क्या? आपको सीधी सीधी बात है समझनी है कि 680 या उससे अधिक की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अवशोषित कर रहे हैं, यानी पौधों के द्वारा 680 से अधिक की तरंगदैर्घ्य विकिरणों को अवशोषित किया जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट गई। इसी को नाम दिया गया है लाल पतन या रेड ड्रॉप। अच्छा, पहला पॉइंट समझ में आया, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि किस प्रकार से संपन्न, किस प्रकार से होगी, वो आपको बताएंगे। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे आता है इमर्सन वर्धीकरण, या इसको बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। अब इमर्सन वर्धीकरण या इमर्सन इफेक्ट क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए कि इमर्सन और उसके साथी जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या देखा कि इमर्सन और उसके साथी जो थे, उन्होंने पाया कि यदि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब हो रही है, तो यदि पौधों को एक तो उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरण, यानी एक तो क्या है 680 से अधिक तरंगदैर्घ्य, और एक है निम्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, वो अलग अलग विकिरणों से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के योग से अधिक प्राप्त होती है। अब इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे समझो कि ये पौधे हैं, ये प्लांट है, और इन्हें उच्च तरंग दैर्ध्य की प्रकाश विकिरण दी जा रही है। एक प्लांट और दूसरे क्या है, एक निम्न तरंगदैर्घ्य की। अब क्या किया गया कि एक प्लांट लिया गया, ये प्लांट है, इसे उच्च प्लस निम्न, इसे उच्च तथा निम्न दोनों तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणें इस प्लांट को दी गई। ये प्लांट है, इसको उच्च और निम्न दोनों प्रकाश की प्रकाश विकिरणें दी गई, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, वो दोनों तरंगदैर्घ्यों से प्राप्त जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, उनके योग से अधिक प्राप्त होती है। यानी देखो, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, घट गई, और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब इन दोनों को साथ दिया गया, तो इन अलग अलग तरंगदैर्घ्य के योग से अधिक प्राप्त होती है। अलग अलग तरंगदैर्घ्यों के योग से अधिक, यानी जैसे उच्च से जो प्रकाश संश्लेषण की दर प्राप्त हुई और निम्न से जो प्रकाश संश्लेषण की दर प्राप्त हुई, उन दोनों के योग से अधिक प्राप्त होती है, और इसी को नाम दिया गया इमर्सन वर्धीकरण। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ गई, तो इसी का नाम दिया गया प्रकाश संश्लेषण की इमर्सन वर्धीकरण प्रभाव। इस आधार पर इमर्सन और उसके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वर्णकों के दो समूहों का उपयोग करते हैं, और उन्हें नाम दिया गया प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र दो प्रकार के होते हैं पादपों के अंदर, एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाश तंत्र क्या है, वर्णकों के समूह को प्रकाश तंत्र कहा गया है। देखिए कितनी सारी बातें बताई है मैंने, एक बार वापस मैं आपको बताता हूं कुछ एक बातें जो बताई हैं उसको। देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको रेड ड्रॉप या लाल पतन क्या है। देखिए जब इमर्सन और उसके साथियों ने प्रयोग किए थे, तो पहले उसमें उन्होंने बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 680 या उससे उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणें पादपों के द्वारा अवशोषित की जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि यह प्रक्रिया कौन से तरंगदैर्घ्य से, यानी प्रकाश के स्पेक्ट्रम के कौन से तरंगदैर्घ्य से संबंधित है, लाल क्षेत्र से, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रेड ड्रॉप। दूसरी बात क्या बताई गई कि जब
यानी उच्च तरंगदैर्घ्य के साथ साथ निम्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अलग अलग तरंगदैर्घ्यों से प्राप्त प्रकाश संश्लेषण की दर के योग से अधिक प्राप्त होती है और इसे क्या नाम दिया गया है? इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव। और फिर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इस आधार पर इमर्सन और उसके साथियों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण में, या ऐसे बताते हैं ना कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए दो प्रकाश तंत्रों का, कम से कम दो प्रकाश तंत्रों का उपयोग करते हैं। और ये दो प्रकाश तंत्र दो हो गए, एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक हो गया प्रकाश तंत्र सेकंड। अब बात करते हैं, देखिए पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो यहाँ पे आ रहा है लाल पतन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रेड ड्रॉप्स। लाल पतन या रेड ड्रॉप्स। देखिए लाल पतन या रेड ड्रॉप्स क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए जब पौधे प्रकाश संश्लेषण में, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण में 680 nm से उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जिसे यह प्रक्रिया प्रकाश के लाल क्षेत्र में होती है, अतः इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। अतः इसे लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं। अब क्या है कि यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 680 या उससे अधिक, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 680 या उससे अधिक की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ये तो थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, वो है इमर्सन वर्गीकरण। इसको कहते हैं हम इमर्सन इफेक्ट। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उच्च व निम्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को अवशोषित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों, यानी जो दोनों तरंगदैर्घ्यों से प्राप्त दरों के योग से अधिक प्राप्त होती है। देखिए
प्रकाश संश्लेषण में उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों के साथ निम्न तरंग का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों विकिरणों की दरों के योग से अधिक प्राप्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की दर आप समझना कि प्रकाश संश्लेषण की दर है ना वो बढ़ जाती है कि दोनों विकिरणों के दरों के योग से अधिक प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसे इमर्सन वृद्धिकरण कहते हैं। इमर्सन वृद्धिकरण कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट। अब देखिए इस आधार पर इमर्सन और उसके फ्रेंड्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कम से कम 2 प्रकाश तंत्रों का उपयोग करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रकाश तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस आधार पर इमर्सन और उसके सहयोगी यानी उसके साथी जो थे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कम से कम इस आधार पर इमर्सन व उसके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक समूह प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए तो यहां पर हमारे पास याद है कि जैसे आपसे पूछे कि प्रकाश तंत्र क्या होता है तो वर्णकों के समूह को ही क्या कहता है प्रकाश तंत्र। और ये कितने होते हैं 2 होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वर्णकों के समूह को प्रकाश तंत्र
कहते हैं ये पादपों में दो होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों में दो फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र प्रयुक्त होंगे। एक तो इसको लिखेंगे प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसको लिखते हैं पीएस फर्स्ट। अब पीएस फर्स्ट का मतलब है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और एक होगा प्रकाश तंत्र सेकंड, जिसको कहेंगे अपन पीएस सेकंड। अब देखिए ये तो थी बात हमारे पास एक तरीके से क्या कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। अब देखिए थोड़ी सी मैं बताता हूं कि प्रकाश तंत्र के बारे में। देखिए प्रकाश तंत्र क्या है, फिर अपन फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड पढ़ेंगे। यानी एक तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। इसके बारे में हम सीखेंगे। अच्छा, प्रकाश तंत्र क्या है? सबसे पहले अपन एक लाइन सीखी है कि वर्णकों के समूह को क्या कहा गया है? प्रकाश तंत्र। अब ये जो प्रकाश तंत्र देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्णकों का समूह, तो इसके अंदर क्या होते हैं? कम से कम 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। अब इन वर्णक अणु में से एक जो होता है वो तो क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र। बाकी जो अन्य होते हैं वो होते हैं सहायक वर्णक। अब ये जो सहायक वर्णक है वो क्या काम करते हैं? एक तरीके से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कहां पे पहुंचाएंगे? अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाते हैं। यानी प्रकाश जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और कहां पे पहुंचाएंगे? अभिक्रिया केंद्र में। देखो समझाओ मैंने क्या बताया वो। देखिए ऐसे होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश तंत्र। देखिए अब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको कि हमारे पास यहां पर ये जो है ये तो हो गया अभिक्रिया केंद्र, और ये जो हो गए वो हो गए सहायक वर्णक। ये क्या काम करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें कहां पे पहुंचाते हैं? अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाते हैं। तो ये जो सहायक वर्णक हैं, इन सहायक वर्णों को दूसरा नाम दिया गया है एंटीना अणु। एंटीना अणु, और ये जो है वो होता है अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र, और ये क्या है? एंटीना अणु। ये एंटीना अणु कौन कौन से? ये हो गए, ये है, ये सारे एंटीना अणु हैं। एंटीना अणु क्या काम करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर किसके पास पहुंचाएंगे? अभिक्रिया केंद्र। एक मुख्य वर्णक है। अब यहां से क्या होगा भाई? देखो जैसे अपन ने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी है ना, तो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। तो ये क्या होता है कि यहां से ये जो मुख्य वर्णक है, ये प्रकाश, देखो क्लोरोफिल है ये सारे, तो इनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। और फिर यहां पर क्या होता है? प्राथमिक ग्राही होता है। प्राथमिक ग्राही, तो इस प्राथमिक ग्राही के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। तो देखो प्रकाश तंत्र के बारे में समझ में आया। फिर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। देखिए वापस बताता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपने सीख ली कि वर्णकों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश तंत्र कहा जाता है। वर्णकों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश तंत्र। अब इस प्रकाश तंत्र में लगभग 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। यानी प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं।
इनमें एक अभिक्रिया केंद्र तथा अन्य सहायक वर्णक होते हैं। यानी अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक वर्णक, जिन्हें एंटीना अणु कहते हैं, जिन्हें एंटीना अणु कहते हैं। देखिए एक बार वापस बता देता हूं कि एंटीना अणु क्या काम करेंगे। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, फोटोन, इसको अवशोषित करेंगे ये एंटीना अणु, और कहां पे पहुंचाएंगे? अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाएंगे, यहां पे पहुंचाएंगे। जब ये यहां पे पहुंचाएंगे ऐसे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? उत्तेजित अवस्था में आएगा। देखो वही लाइन रिवाइज करो, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम अच्छी तरीके से और सीखेंगे। अभी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाशिक अभिक्रिया 4 पॉइंट है, वह भी और आगे एक्सप्लेन होगा। तो ये थी बात हमारे पास इसके बारे में, प्रकाश तंत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रकाश तंत्र और प्रकाश तंत्र सेकंड की। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रकाश तंत्र। और प्रकाश तंत्र जो है, उस प्रकाश तंत्र, अभी मैंने बताया कि प्रकाश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक है प्रकाश तंत्र सेकंड। यानी एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक हो गया फोटो सिस्टम सेकंड। तो हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PS फर्स्ट, नाम समझ में आना चाहिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट। देखिए प्रकाश तंत्र जो फर्स्ट है, इसमें कई वर्णक अणु पाए जाते हैं। वर्णक अणु कौन कौन से? जैसे क्लोरोफिल यहाँ पे जैसे 660, 670, 680, 690, 700, क्लोरोफिल 700 और कैरोटीनॉइड वगैरह, इसके अंदर क्या होते हैं? वर्णक अणु पाए जाते हैं। अब देखिए मैंने भी बताया कि क्लोरोफिल के अंदर कम से कम 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है? वर्णक, यानी क्लोरोफिल, यानी कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? ये वर्णक ही तो गए, पिगमेंट ही तो गए, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। देखिए समझ में आना चाहिए आपको। मैंने क्या कहा कि प्रकाश तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर कुछ वर्णक अणु यानी पर्णहरित, यानी कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो मैंने बताया कि क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल 660, फिर 670, 680, 690, फिर क्लोरोफिल 700 और कैरोटीनॉइड, ये क्या होते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जो इसमें, अब देखो वर्णक यानी प्रकाश तंत्र की बात याद करो कि एक क्या होता है? मुख्य अभिक्रिया केंद्र, बाकी सारे क्या होते हैं? सहायक वर्णक। तो यहाँ पर जो मुख्य अभिक्रिया केंद्र क्या होगा? P700 यानी क्लोरोफिल 700। देखिए यहाँ पे जो नंबर बताए गए हैं, इसके अंदर जो नंबर बताए गए हैं, देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट की बात करें, जब मैं बोलिए बताओ पहले एक बात। सबसे पहले कि प्रकाश तंत्र में कई वर्णक समूह या वर्णक अणु पाए जाते हैं।
जैसे इसमें बताया मैंने क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700, इसके अलावा कैरोटीनॉइड। तो ये क्या हो गया, वर्णकों का समूह तो है। अब दूसरी बात कि इसमें एक अभिक्रिया केंद्र होता है। तो प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल 700 जिसे P700 कहेंगे। देखिए ऐसे है, क्लोरोफिल 700 जिसे कहेंगे हम P700, ये जो है ये अभिक्रिया केंद्र कहलाएगा, अभिक्रिया केंद्र होता है। अब अन्य सहायक वर्णक क्या काम करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके कहां पे पहुंचाएंगे, ये 700 में पहुंचाएंगे। फिर यहां से क्या होगा कि जब ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो उत्तेजित अवस्था में आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, प्राथमिक ग्राही के द्वारा। तो यह है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, और फिर पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। अब मैं पहले इसके बारे में बताता हूं। देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट में प्रकाश तंत्र फर्स्ट में कई वर्णक अणु पाए जाते हैं, जैसे CHL। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है CHL। CHL का मतलब है क्लोरोफिल 660, CHL 670, CHL 680, CHL 690, CHL 700 तथा कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये हो गए इसके अंदर क्या वर्णक। और भी पाए जा सकते हैं खूब सारे, मुख्य ये बता दिए गए। अब इनमें क्लोरोफिल 700 अभिक्रिया केंद्र की तरह प्रयुक्त होता है। अन्य जो होंगे वो क्या हो गए, सहायक वर्णक। देखिए एक बात और बताता हूं कि यहाँ पे जो 660, 670, 680, 690, 700 जो लिखी गई है वो तरंगदैर्घ्य की यानी जो विकिरण है, प्रकाश विकिरण है, उनकी तरंगदैर्घ्य को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, अवशोषित करते हैं। तो समझ में आया होगा कि 660, 670, 680 क्या लिखा गया है, तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित किया जा रहा है, वो लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए यहां पर क्या है ये मैंने बता दिया। अब जो एंटीना यानी सहायक वर्णक, एंटीना अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाते हैं। अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाते हैं, यहाँ पे पहुंचाएंगे अभिक्रिया केंद्र में। अब अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाएंगे तो अभिक्रिया केंद्र में जो P700 है, देखिए क्लोरोफिल 700, इसको P700 भी कहा जाता है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल 700 को P700 भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे,
भाई हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था प्रकाशिक अभिक्रिया का, कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और फिर वो क्या जाएगा उत्तेजित अवस्था में। अब देखिए यहां पर जिससे क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। एक लाइन और जो आपको बाद में समझाई जाएगी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको समझ में आएगा बाद में। प्रकाश तंत्र फर्स्ट चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश या चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं इसे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में प्रयुक्त होता है। ये थी बात इसके बारे में। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है ये, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसकी क्रियाविधि, प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है उसकी क्रियाविधि हम पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो है उसकी क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी वो देखिए आप। देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट की देखिए इसका इंग्लिश वर्ड बता देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है उसकी क्रियाविधि कैसे होगी वो देखिए। देखिए देखो आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर बाद में इसके बारे में लिखेंगे। देखिए जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट का ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये तो हो गया अभिक्रिया केंद्र, और ये जो है वो क्या है एंटीना अणु, जो फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करके कहां पे पहुंचाएंगे अभिक्रिया केंद्र में। जब अभिक्रिया केंद्र में ऊर्जा पहुंचेगी तो यहां से ये क्या होगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करेगा उत्तेजित अवस्था में आएगा। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होंगे। यहां से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे प्राथमिक ग्राही के द्वारा, रिसेप्टर प्राइमरी रिसेप्टर उसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। समझ में आनी चाहिए बात। देखिए वही बात है कि देखो मैंने क्या बताया कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सहायक वर्णक या
सहायक वर्णक जो होते हैं, सहायक वर्णकों के समूह जो होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके किसके किसके पास पहुंचाया जाता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, यानी अभिक्रिया केंद्र के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या? अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंचाया जाता है, जिससे पर्णहरित या क्लोरोफिल अणु कौन सी अवस्था में आएगा? उत्तेजित अवस्था में आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? प्राथमिक ग्राही। अब यहाँ पे जो प्राथमिक ग्राही होता है, इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्राथमिक ग्राही जो है वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ये तो कौन सा क्या हो जाएगा? इसका तो क्या होगा? देखो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो ये तो ऑक्सीकृत हो गया, और ये क्या हो गया? ये रिडक्ट होगा। तो ये यहाँ से क्या, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसका ये तो ऑक्सीकृत और ये अपचयित हो जाएगा। प्राथमिक ग्राही कौन सा था? आयरन सल्फर प्रोटीन। देखो देखिए समझो आप, मैंने क्या कहा है, इधर बताता हूं। मैंने क्या कहा है कि ये तो हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र, यानी इसको अपन लिख सकते हैं P700 या PS फर्स्ट लिख सकते हैं। PS फर्स्ट है और उसका अभिक्रिया केंद्र क्या है? P700 लिखेंगे। और यहाँ पर ये फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ पे कौन सी अवस्था में आएगा? उत्तेजित अवस्था में। जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? प्राथमिक ग्राही के द्वारा। जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा क्लोरोफिल से फोटो सिस्टम के अभिक्रिया केंद्र से, तो ये तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? जो क्लोरोफिल है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? देखिए क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाएगा। प्राथमिक ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयित हो जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्राथमिक ग्राही जो होता है वो यहां पर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। ये प्राथमिक ग्राही है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राथमिक ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन, यानी ये यहां पर ये लिखा जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आएगा? FD फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? NADP प्लस के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। देखिए आप एक बार तीसरा पॉइंट याद कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या था? NADPH2 का निर्माण। किसके? तीसरा पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और किसका निर्माण होता है? NADPH2। या आपको ऐसे लिखवाया था, देखिए ऐसे लिखे थे हम NADPH प्लस H+। इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं NADPH2, इसका निर्माण होता है। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि। ये NADPH2 जो होता है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है और अपचायक शक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। अब मैंने क्या क्या बताया है वो मैं एक बार वापस से बता रहा हूं, फिर लिखूंगा। देखिए मैंने बताया PS फर्स्ट में एक अभिक्रिया केंद्र है क्या? P700 लिख सकते हैं। सबसे पहले एंटीना अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। एंटीना अणु के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, और अवशोषित करके कहां पे पहुंचाया जाएगा? अभिक्रिया केंद्र में। अभिक्रिया केंद्र में यानी क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाएगा? उत्तेजित अवस्था में आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? प्राथमिक ग्राही कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये तो क्या हो गया? ऑक्सीकृत। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए ये क्या हो गया? अपचयित। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है? फेरेडॉक्सिन। यानी विभिन्न ग्राहियों से होता हुआ इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर प्रोटीन और फेरेडॉक्सिन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? NADP प्लस के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। और किसका निर्माण करता है? NADPH2 का, जो क्या होता है? प्रबल अपचायक, जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। अब देखिए
प्रकाश तंत्र फर्स्ट के सहायक वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाया जाता है। अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाया जाता है जिससे क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तथा यह इलेक्ट्रॉन मुक्त कर ऑक्सीकृत हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। देखिए, अब मैं ये नहीं लिख रहा कि क्लोरोफिल जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो तो क्या होगा, ऑक्सीकृत, और प्राथमिक ग्राही क्या होगा, अपचयित। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पैराडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पैराडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। विभिन्न ग्राहियों से इलेक्ट्रॉन Na-DP+ के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा NADPH+ का निर्माण होता है। जो
प्रबल अपचायक है जिसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में, जिसका उपयोग किसका उपयोग NADPH2 NADP+H+ का ये प्रबल अपचायक है, तो इसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में किया जाता है। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से फोटो सिस्टम फर्स्ट की क्रियाविधि। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आपको जो वीडियो है वो अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाइए, तो मेरी कोशिश ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ और उसको बेहतर तरीके से आपका सपोर्ट हमारे लिए, उसके हम जो वीडियो बनाते हैं उसको, और यानी आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई कमी रहती है, ये जो आप चीज़ को समझ में नहीं आता उसको आप बता दीजिए, तो हम उसको कोशिश करेंगे पूरी करने की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आते हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।